रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल की जा सकने वाली छोटी छोटी बुद्धिमानी में बदलते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो पैसे और जिंदगी को देखने का आपका नजरिया शायद बदल सकती है। ये उन पुरानी पारंपरिक सलाहों को सीधी चुनौती देती है जो कहती हैं कि बस बचाते जाओ बचाते जाओ। हाँ बिल्कुल। ये किताब एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है कि भाई अपनी जिंदगी को यादगार अनुभवों से कैसे भरें और अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जीवन ऊर्जा, जैसा लेखक कहते हैं, उसका इस्तेमाल इस तरह कैसे करें कि जब अंत आए तो कोई अफसोस ना रहे, कोई पैसा बेकार ना जाए। सही बात है। किताब का नाम ही अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है। डाई विद जीरो, शून्य के साथ मरना। इसके लेखक हैं बिल पर्किंस। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि पर्किंस कोई फाइनेंस गुरु नहीं है। वो एक इंजीनियर और बहुत सफल एनर्जी ट्रेडर रहे हैं। और उन्होंने अपनी वही विश्लेषणात्मक सोच जो वो बाजारों को समझने में लगाते थे, उसे जीवन को बेहतर बनाने, उसे ऑप्टिमाइज करने पर लगाया है। ऑप्टिमाइज करना मतलब जिंदगी का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। और यही बात इस किताब को खास बनाती है। ये सिर्फ पैसे बचाने या बढ़ाने की बात नहीं करती। ये पूछती है कि आप अपनी सीमित जिंदगी, अपना सीमित समय और ऊर्जा और अपना पैसा, इन सब को मिलाकर सबसे ज्यादा खुशी कैसे पा सकते हैं। पर्किंस का मूल विचार है कि हमारी जिंदगी दरअसल अनुभवों का एक जोड़ है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि मरने से पहले अपनी सारी जीवन ऊर्जा को सार्थक अनुभवों में बदल दें। ये सोच उन लोगों के लिए काफी अलग हो सकती है जो हमेशा भविष्य की चिंता में ज्यादा से ज्यादा बचाने पर जोर देते हैं। हाँ, पर्किंस यही कहते हैं कि कई लोग भविष्य के लिए इतना ज्यादा बचाते हैं कि वो आज जीना ही भूल जाते हैं। किताब का मकसद हमें सिर्फ गुजारा करने से आगे बढ़कर एक भरपूर, फलती फूलती जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना है। तो फिर ये सोच और ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती है? क्या ये हर किसी के लिए है? देखिए, लेखक शुरुआत में ही ये साफ कर देते हैं। अगर कोई अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, तो शायद ये फिलॉसफी उस वक्त उतनी काम की ना लगे। हाँ, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक है जिनके पास सच में ये चुनने का विकल्प है कि अपने संसाधन जैसे पैसा, स्वास्थ्य और समय, इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो शायद संतुलन से थोड़ा भटक गए हैं। एक तरफ वो चींटी है जो भविष्य के लिए इतनी ज्यादा बचत करती है कि वर्तमान को जीना ही भूल जाती है, और दूसरी तरफ वो टिड्डा है जो आज में ही सब खर्च कर देता है और भविष्य की कोई चिंता नहीं करता। सही कहा। ये किताब इन दोनों के बीच एक सोचा समझा रास्ता खोजने में मदद करती है, एक संतुलन बनाने में। और सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है ये उन सफल अमीर लोगों के लिए भी एक तरह का आईना है जो पैसा कमाने की दौड़ में ऐसे फंस जाते हैं कि रुकना ही भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेखक अपने एक दोस्त जॉन आर्नल्ड की कहानी बताते हैं। वो एक बेहद सफल हेज फंड मैनेजर थे। जॉन ने कभी मजाक में कहा था कि अगर वो $15 मिलियन बनाने के बाद भी ट्रेडिंग करते मिलें तो कोई उन्हें चेहरे पर घूंसा मार दे। अच्छा। हाँ, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने 15 मिलियन कमाए, फिर 25, फिर 100 मिलियन, और वो काम करते रहे। आखिर में उनके पास $4 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति जमा हो गई। बाप रे। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी जवानी के कितने ही कीमती साल सिर्फ पैसा कमाने में लगा दिए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे पैसा कमाना खुद ही एक लक्ष्य बन जाता है और लोग भूल जाते हैं कि ये तो बस एक जरिया है बेहतर जिंदगी जीने का। जॉन आर्नोल्ड की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। चलिए अब इस किताब से मिलने वाली कुछ मुख्य सीखों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहली और सबसे बुनियादी सीख क्या लगती है आपको? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो पर्किंस कहते हैं वो ये है कि जिंदगी की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अनुभव है। वो इसे अनुभवों का जोड़ कहते हैं। सोचिए, जब आप जिंदगी के आखिर में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपना बैंक बैलेंस नहीं गिनेंगे। हाँ। आप वो पल याद करेंगे जिन्होंने आपको खुशी दी, कुछ सिखाया। यात्राएं, रिश्ते, चुनौतियां। बिल्कुल। और पर्किंस एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, ये अनुभव समय के साथ और कीमती होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी डिविडेंड देते हैं। मेमोरी डिविडेंड? ये क्या चीज है? मतलब यादों से भी ब्याज मिलता है? हाँ, एक तरह से। मेमोरी डिविडेंड का मतलब है कि आप एक अनुभव पर एक बार निवेश करते हैं, अपना समय और पैसा लगाकर, लेकिन उसकी यादों से आपको जिंदगी भर खुशी और संतुष्टि मिलती रहती है, बार बार। अर्पिता को उनके कॉलेज के दिनों के एक मशहूर रूज बोल गेम का वीडियो एक आईपैड पर दिया।
वो तोहफा उनके पिता के लिए अनमोल था, क्योंकि वो उन शानदार पलों को बार बार जी सकते थे, तब भी जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो यादें उन्हें लगातार खुशी देती रहीं। यही है मेमोरी डिविडेंड। ये बात तो बिल्कुल सही है। यादों का मूल्य समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। एकदम। जेसन की कहानी भी यही दिखाती है, जो लेखक का दोस्त था। जेसन अपनी जवानी में, जब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो एक लोन शार्क से पैसे उधार लेकर यूरोप घूमने गया। अरे, लोन शार्क से? ये तो बड़ा रिस्की था। हाँ, उस वक्त शायद बेवकूफ़ी भरा लगे, लेकिन उस यात्रा ने उसे जिंदगी भर की यादें दी। सस्ते हॉस्टल में रहना, लोकल लोगों से मिलना, नई चीजें देखना, ये अनुभव उसके मेमोरी डिविडेंड बन गए। इनसे उसे सालों तक मानसिक और भावनात्मक रिटर्न मिलता रहा। सही बात है, चीजें तो पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, पर यादें हमेशा ताजा रहती हैं। बिल्कुल। अनुभवों और मेमोरी डिविडेंड की बात तो समझ आती है, लेकिन किताब का टाइटल डाई विद जीरो, शून्य के साथ मरना, ये सुनने में थोड़ा अजीब, शायद डरावना भी लगता है। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल लापरवाह हो जाए और सब उड़ा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लापरवाही की बात नहीं है। ये असल में सोच समझकर योजना बनाने की बात है। डाई विद जीरो का मतलब है कि आपने अपनी जीवन ऊर्जा, मतलब वो समय और मेहनत जो आपने पैसा कमाने में लगाई, उसका मरने से पहले पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा। पर्किंस का तर्क है कि अगर आप बहुत सारा पैसा छोड़कर मरते हैं, तो आपने असल में अपनी कीमती जीवन ऊर्जा उसे बर्बाद किया। बर्बाद किया कैसे? भाई, आपने वो घंटे काम करने में बिताए जिसका फल आपने या किसी और ने आपकी जीते जी कभी नहीं भोगा। जी। ये एक तरह से अनयूज्ड लाइफ पॉइंट्स छोड़ने जैसा है। अनयूज्ड लाइफ पॉइंट्स। लेकिन लोगों को डर भी तो लगता है कि कहीं पैसा जल्दी खत्म ना हो जाए, बुढ़ापे में जरूरत पड़ गई तो। ये डर तो बहुत असली लगता है। हाँ, और ये डर स्वाभाविक भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पर्किंस आंकड़ों से दिखाते हैं कि हकीकत अक्सर इस डर के बिल्कुल उलट होती है। ज्यादातर लोग, खासकर रिटायरमेंट के बाद, जरूरत से ज्यादा बचत करते हैं। कई स्टडीज, जैसे फेडरल रिजर्व के सर्वे, दिखाते हैं कि लोगों की नेटवर्थ उम्र के साथ बढ़ती रहती है, यहां तक कि 75 साल की उम्र के बाद भी। सच में? लोग रिटायरमेंट में भी पैसा जमा करते रहते हैं? हाँ, कई रिटायर्ड लोग असल में अपनी संपत्ति खर्च करने के बजाय उसे और बढ़ाते रहते हैं। लेखक की दादी की कहानी याद है ना? हाँ, जब लेखक ने उन्हें $10,000 दिए तो उन्होंने शायद ही कुछ खर्च किया। क्यों? क्योंकि उस उम्र में उनकी जरूरतें और इच्छाएं बहुत कम हो गई थीं। वो पैसा उनके किसी खास काम का नहीं रहा। सही कहा। तो डर अपनी जगह है, लेकिन अक्सर वो जरूरत से ज्यादा होता है। पर्किंस इस डर को कम करने के लिए कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे एन्युटीज, जैसे वित्तीय साधन। एन्युटी वो क्या होती हैं? एन्युटी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको जीवन भर एक नियमित गारंटीड आय देते हैं। इससे पैसे खत्म होने का डर कम हो जाता है और आप थोड़ा ज्यादा खुलकर खर्च कर पाते हैं। मकसद डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे संभालना है। ठीक है, तो अनुभवों पर खर्च करना है और कोशिश करनी है कि अंत में ज्यादा पैसा ना बचे। लेकिन क्या इस खर्च करने का कोई सही समय भी होता है? बिल्कुल, समय शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। पर्किंस का नियम नंबर 2 यही कहता है, अनुभवों में जल्दी निवेश करें। जल्दी निवेश करें? क्यों? क्योंकि कई अनुभव उम्र पर निर्भर करते हैं। आप 20 या 30 की उम्र में बैकपैक लेकर दुनिया घूमने का जो मजा ले सकते हैं, वो 70 की उम्र में शायद संभव ना हो या उतना मजेदार ना रहे। हाँ, जैसे 90 साल की उम्र में वाटर स्कीइंग करना तो मुश्किल ही है। बिल्कुल। और जल्दी निवेश करने से आपको मेमोरी डिविडेंड का फायदा भी ज्यादा लंबे समय तक मिलता है। यादें बनाने का ज्यादा वक्त मिलता है। लेखक को खुद इस बात का अफसोस था ना कि वो 30 की उम्र में पहली बार यूरोप गए। हाँ, उन्हें लगा कि अगर वो 20 की उम्र में गए होते, जब वो सस्ते हॉस्टल में रह सकते थे और ज्यादा बेफिक्री से घूम सकते थे, तो वो अनुभव कहीं ज्यादा यादगार होता। और यही सिद्धांत सिर्फ अपने अनुभवों पर ही नहीं, बल्कि दूसरों को देने पर भी लागू होता है, जैसे अपने बच्चों को पैसा देना। हाँ, उसमें समय का क्या महत्व? पर्किंस का तर्क है कि बच्चों को विरासत में पैसा तब देने का क्या फायदा जब वो खुद 60 साल के हो चुके हों और शायद उन्हें उस पैसे की उतनी जरूरत भी ना हो। सही बात है। बेहतर है कि उन्हें पैसा तब दिया जाए जिसका सबसे ज्यादा असर हो, शायद 26 से 35 साल की उम्र के बीच, जब वो अपना घर खरीद रहे हों, परिवार शुरू कर रहे हों या अपना कोई काम शुरू कर रहे हों। वर्जीनिया कॉलिन की कहानी इसका एक बड़ा दुखद उदाहरण है ना। वो सालों तक पैसों की तंगी में रही जबकि उनके माता पिता अमीर थे। हाँ, और उन्हें विरासत तब मिली जब वो लगभग 60 की थी और आर्थिक रूप से ठीक-ठाक हो चुकी थी। सोचिए, अगर वही मदद उन्हें 20-30 साल पहले मिली होती तो उनकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। ये पैसे के टाइम वैल्यू का एक अलग ही पहलू है। और यही बात दान पुण्य पर भी लागू होती है। पर्किंस पूछते हैं कि अच्छे कामों के लिए मरने का इंतजार क्यों करना, जरूर तो आज है। चक फीनी का उदाहरण दिया है उन्होंने। हाँ,
अरबपति चक फिनी, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जीते जी दान कर दी ताकि वो अपनी आंखों से उसका असर देख सके। दूसरी तरफ सिल्विया ब्लूम की कहानी है, जिन्होंने पूरी जिंदगी किफायत से रहकर $8 मिलियन से ज्यादा बचाए और मरने के बाद दान कर दिए। नेक काम तो था। बिल्कुल नेक था, लेकिन क्या वो पैसा उनके जीवन काल में ज्यादा भला नहीं कर सकता था? शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो सकता था। ये सोचने वाली बात है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अनुभवों पर खर्च करो, सही समय पर दो, लेकिन जिंदगी में संतुलन बनाना भी तो जरूरी है, खासकर जब अलग अलग पड़ावों पर हमारी जरूरतें और संसाधन बदलते रहते हैं। जैसे जवानी में पैसा कम होता है तो मिडिल एज में समय की कमी हो जाती है। इसका हल कैसे निकाला जाए? यहीं पर पर्किंस का एक और नियम आता है, अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर मत जियो। मतलब बस चलते मत रहो बिना सोचे समझे। हमें लगातार सोचना होगा और सोच समझकर निर्णय लेने होंगे, खासकर खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने में। लेखक अपने पहले बॉस जो फेरल की एक सलाह याद करते हैं। हाँ, वो क्या थी? जब पर्किंस अपनी कम शुरुआती तनख्वाह से भी पैसे बचाने पर बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, तो फेरल ने उन्हें लगभग डांट दिया था। डांट दिया था? बचाने के लिए? ये तो बड़ी अजीब बात है। फेरल का तर्क था कि जब आप जवान हैं और आपको पक्का पता है कि भविष्य में आपकी कमाई बढ़ने वाली है, तो आज खुद को बहुत ज्यादा तंग करना मतलब एक तरह से बेवकूफी है। अच्छा। इसे अर्थशास्त्री कंजम्पशन स्मूदिंग कहते हैं, यानी अपनी कमाई के सबसे अच्छे सालों से पहले भी एक ठीक ठाक जीवन स्तर बनाए रखना, शायद थोड़ा उधार लेकर भी, ये जानते हुए कि आप उसे बाद में आराम से चुका देंगे। मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्ची करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि भविष्य की उम्मीद में आज को पूरी तरह से नजरअंदाज ना करें। यानी जिंदगी के अलग अलग दौर में अपनी कमाई और खर्च को एक लेवल पे लाने की कोशिश करना। हाँ, और सिर्फ पैसे का ही संतुलन नहीं, हमें अपने 3 मुख्य संसाधनों पैसा, स्वास्थ्य और समय, इनके बदलते संतुलन को भी समझना होगा। कैसे? जवानी में देखिए स्वास्थ्य और समय खूब होता है, पैसा कम। मिडिल एज में पैसा बढ़ता है पर स्वास्थ्य थोड़ा कम होने लगता है, और परिवार करियर के बीच समय की भारी कमी हो जाती है। सही कहा। और बुढ़ापे में समय शायद फिर से मिल जाए, लेकिन स्वास्थ्य और पैसे अगर ठीक से योजना न बनाइयो की कमी हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य में निवेश करना बहुत जरूरी है। जैसे स्टीवन स्टर्न ने 59 की उम्र में अपनी फिटनेस पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया, और पैसे देकर समय खरीदना भी जरूरी हो जाता है, जैसे घर के कामों के लिए मदद लेना, लॉन्ड्री सर्विस इस्तेमाल करना। हाँ, ताकि वो समय अनुभवों पर या जरूरी चीजों पर लगाया जा सके। बिल्कुल। हमें उम्र के साथ इस बदलते संतुलन के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी होगी। ऑटो पायलट पर चलने से काम नहीं चलेगा। ये संतुलन वाली बात तो वाकई बहुत जरूरी है। हमने अनुभवों की बात की, समय की बात की, संतुलन की बात की। अब एक आखिरी और जरूरी सीख क्या है जो पर्किंस देते हैं, खासकर इन सब चीजों को हकीकत बनाने के लिए? वो है नियम नंबर 9, साहसी बनो, खासकर तब जब खोने के लिए कम हो। साहसी बनो मतलब रिस्क लो। हाँ, पर सोच समझकर। पर्किंस कहते हैं कि जिंदगी में, खासकर जवानी में, ऐसे मौके आते हैं जहां जोखिम लेना समझदारी भरा होता है। इसे वो असिमेट्रिक रिस्क कहते हैं। असिमेट्रिक रिस्क, ये क्या होता है? यानी ऐसी स्थिति जहां सफलता का संभावित इनाम असफलता के संभावित नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, कोई उदाहरण? मार्क क्यूबन की कहानी सोचिए। जब वो जवान थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो डालस चले गए, दोस्तों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट के फर्श पर सोए और अपनी पहली कंपनी शुरू की। अगर वो फेल हो जाते तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? शायद वापस घर चले जाते या कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेते। नुकसान सीमित था। हाँ। लेकिन वो सफल हुए और इनाम वो बहुत बड़ा था। यही है असिमेट्रिक रिस्क। और लेखक ने खुद भी तो ऐसा ही किया था ना, अपनी नौकरी छोड़कर ट्रेडर बने थे। बिल्कुल, उन्होंने न्यूयॉर्क में सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली ब्रोकर की नौकरी छोड़ी और टेक्सास चले गए एक ट्रेडर बनने। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो सफल होंगे या नहीं। वो जवान थे, उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, कोई बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी। अगर वो असफल भी होते तो उनके पास संभलने के लिए सालों का समय था। वो वापस ब्रोकर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और बहुत सफल रहे। तो कहने का मतलब है कि जवानी में करियर बदलना, नई जगह जाना, अपने जुनून के पीछे भागना, ये सब करना ज्यादा आसान होता है। क्योंकि अगर आप गिरते भी हैं तो आपके पास उठकर फिर से चलने का समय और ऊर्जा होती है। तो मूल बात यह है कि डर को तर्कसंगत रूप से देखें, सबसे बुरा क्या हो सकता है उसे समझें और फिर तय करें कि क्या संभावित फायदा उस जोखिम के लायक है। अक्सर हम डर को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि बड़े मौके छूट जाते हैं। बिल्कुल, डर को समझना है, उससे पंगु नहीं होना है।
तो कुल मिलाकर डाई विद जीरो का संदेश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के बारे में है। ये जिंदगी को एक तरह की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह देखने जैसा है। अपनी सीमित जीवन ऊर्जा, समय, स्वास्थ्य, पैसा का इस्तेमाल करके अपने जीवन के कुल अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए। हाँ, ये जिंदगी को अनुभवों से भरने, यादगार पल बनाने यानी मेमोरी डिविडेंड जमा करने और अपनी मेहनत की कमाई और समय का सोच समझकर एक उद्देश्य के साथ उपयोग करने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा साध्य नहीं है, साधन है। असली लक्ष्य है एक भरपूर, यादगार और सार्थक जीवन जीना। ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर जानबूझकर जीने के लिए उकसाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए वाकई क्या मायने रखता है, और फिर उसी के अनुसार अपने समय और पैसे को दिशा दें। चाहे वो अनुभवों में निवेश हो, बच्चों या जरूरतमंदों की सही समय पर मदद हो, या फिर जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना हो। बिल्कुल। और शून्य के साथ मरने का लक्ष्य हासिल करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। कौन जानता है कल क्या हो। लेकिन इस लक्ष्य की दिशा में सोचना और प्रयास करना ही हमें एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। हाँ, ये हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो वाकई मायने रखती हैं, पैसे जमा करने से ज्यादा जिंदगी जीने पर। सही कहा। शायद हमारे श्रोताओं के लिए आज सोचने वाली बात ये हो सकती है, ऐसी कौन सी एक चीज या अनुभव है जिसे वो हमेशा से करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से टाल रहे हैं। उस अनुभव को पाने की दिशा में वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे वो आज या इसी हफ्ते उठा सकते हैं। ये थी आज की चर्चा। हालांकि यह चर्चा किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पे चर्चा करना चाहते हैं।